Hello students, this is the chapter 3 from 10th class from economics. चैप्टर का नाम है मनी एंड ट्रेड, मनी एंड क्रेडिट। सबसे पहले कि मनी और क्रेडिट, मनी है क्या, मनी हम किसे कहते हैं। मनी में बी एनीथिंग चूजन बाय द कॉमन consent as the medium of the exchange. It can be in the form of the coins and the banknotes collectively। यानी पैसा एक माध्यम है किसी भी चीज़ के क्रय या विक्रय का, यानी किसी भी सामान को खरीदने करने के लिए जो है मनी की आवश्यकता होती है। और इसलिए जो है मनी जो है, और दूसरा है क्रेडिट। सबसे पहले कि जब इस व्यवस्था में, हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम में जो है मनी नहीं थी, पैसे नहीं चलते थे, तब ऐसी स्थिति में हम लोग कौन से सिस्टम को या किस सिस्टम को अडॉप्ट करते थे। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज उस वक्त क्या था, तो सबसे पहले हमारे यहाँ उस वक्त था बार्टर सिस्टम। इट इज़ द सिस्टम ऑफ द म्यूचुअल एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड द गुड्स आर एक्सचेंज फ्रॉम the system of the mutual exchange where goods are exchanged for goods directly। या हम दूसरी इसको सिंपली डेफिनेशन कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम refers to the direct exchange of the goods and the services। In this way, barter system refers to that system by which one commodity is exchanged for another without using of the मनी। यानी ये वो सिस्टम था, वस्तु विनिमय सिस्टम, या एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु जो है ली जाती थी। अगर हमें किसी दूसरी वस्तु की ज़रूरत है और वस्तु के बदले में, जिस तरीके से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हो लोग बाग क्या करते हैं, कुछ जो है जिनके पास पैसे कैश में नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, अनाज के बदले में सब्जियां ले लेते हैं, फल फ्रूट ले लेते हैं। तो ये जो है सिस्टम तो बहुत सबसे पहले हमारे इस तरीके का सिस्टम लागू था, बार्टर सिस्टम, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। दूसरा था कि इसको हमने, इसमें काफ़ी इसकी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी इसकी, कि लैक ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स। लिमिटेशन इसकी ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो और दूसरे व्यक्ति को भी उस दूसरी चीज़ की आवश्यकता हो। तो लैक ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स, दोनों को की आवश्यकता ज़रूरी नहीं है कि एक साथ हो या एक समय पे हो, या दोनों को अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता हो सकता हो उसको भी उसी चीज़ की आवश्यकता हो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता हो, तो वो हमें आपस में एक्सचेंज करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम आया करती थी। दूसरा था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने से पहले उसकी वैल्यूएशन कैसे करें, यानी हमको कैसे पता लगे, और हमको ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ की बस कीमतें ज़्यादा है और दूसरे व्यक्ति की जो चीज़ जो जिससे हम एक्सचेंज कर रहे हैं उस वस्तु की जो कीमतें हम हमारी चीज़ से कम हो। तो वैल्यूएशन करने में, एक्सचेंज करने के लिए वैल्यूएशन ज़रूरी होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम दे रहे हैं उसके बदले में जो चीज़ ले रहे हैं उसका मूल्य भी जो है, उसकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उसको इजीली एक्सचेंज कर सकेंगे। दूसरा होता है लैक, उसके बाद है लैक ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर द डिफरिंग पेमेंट्स। यानी जो स्टैंडर्ड है, कोई निर्धारित जो मूल्य उसका नहीं होता था और ना ही उसको मापना आसान होता था कि भाई हम किस आधार पर उसको जो एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता था। तीसरा है लैक ऑफ द कॉमन यूनिटी ऑफ द वैल्यू, कि हर एक व्यक्ति की जो यूनिट की जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं होती थी। हो सकता है गेहूँ के बदले में हमें और कोई चीज़ लेनी हो, गेहूँ की वैल्यू अलग हो, चने की वैल्यू अलग हो, या हम उससे कपड़ा ले रहे हैं उसकी वैल्यू अलग हो किसी दुकानदार को, या और दूसरा सामान ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो है
जो कॉमन यूनिट की वैल्यू, यानी अगर हमें पता हो कि ये चीज़ इतने में है तो हम उसको ईजीली खरीद सकते हैं। लेकिन जब हमें उसके बारे में ही पता ना हो कि उसकी वैल्यू क्या है तो हम क्या है उसको झिझकते हैं। कोई भी सामान को खरीदने करने में हम थोड़ा झिझक महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त की समस्या को बढ़ा रही थी। किसके लिए ये समस्याएं आ रही थी उस वक्त? मनी और उसमें एक्सचेंज में, कि किस तरीके से जो है मनी को एक्सचेंज किया जाए और किस तरीके से जो है। तो बार्टर सिस्टम ये सबसे पहले यानी उस वक्त का सिस्टम था जब किसी भी प्रकार की कोई जो है हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी। किसके लिए? वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए। तो ये समस्या थी जो हमें बार बार उस वक्त जो है मैं फेस करनी पड़ रही थी। उसके बाद आता है कि ये जो सिस्टम था बार्टर सिस्टम के बाद मनी एक्ट्स एट द इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। तो इसके लिए सोचा कि मनी की आवश्यकता हुई। मनी मतलब एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम आसानी से जो है ये वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकें। तो उसके लिए जो है मनी इज़ द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, जो है एक एक्सेप्टेबल यानी एक एक्सेप्टेबल एक वस्तु है जिसके बाद जो कौन सा आया, सोना चांदी वगैरह हैं, जो जो मेटल्स हैं वो एक्सेप्टेबल थे सारे संसार में। यानी उसके बदले में हम संसार के किसी भी भाग से, क्योंकि वो हर जगह एक्सेप्टेबल थे। तो पहले वस्तुओं का आदान प्रदान या वस्तु खरीदी बेची जाती थी किसके बदले में? सोने के बदले में। यानी हम किसी दूसरे देश से भी ला रहे हैं तो वहाँ पे भी एक्सेप्टेबल जो है था वो सोना या चांदी को एक्सेप्ट किया जाता था किसी भी वस्तु के लेन देन के लिए। यानी अगर आपको कोई वस्तु लेनी है तो उसके बदले में आपको सोना या चांदी देनी पड़ती थी। और वहाँ का व्यक्ति अगर हमको उससे कोई सामान लेता था तो हम भी उसके बदले में सोना या चांदी उससे लिया करते थे। तो ये तो हो गया कि अब इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या को जो है उस कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए हमने जो है एक माध्यम निकाला कि जो मनी है वो यानी ऐसी हो जो एक्सेप्टेबल हो। यानी जो भी आज जिस तरीके से हमारे रुपए हैं, पैसे हैं, डॉलर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या है उनमें विश्वास सबसे पहला होता है। फेथ, फेथ कौन देगा? फेथ देगी जो है उसकी क्रेडिटेबिलिटी, यानी सरकार उसको गारंटी देती है कि अगर ये इस मूल्य का जो पैसा है वो इतनी देर तक चला और उसको उसमें किसी प्रकार की यानी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके, उसकी गारंटी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। यानी गवर्नमेंट जो है उसको आपको क्रेडिट दे रही है या आपको पूरा विश्वास दिला रही है कि वो पैसा जो है उसके बदले में आपको कोई भी सामान ले सकते हो, ला सकते हो, है ना। तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन्स द वेराइटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड एज द मनी। फॉर एग्जांपल सिंस द अर्ली एजेस इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल्स एज ए मनी। उससे पहले जो है अर्ली एज में भारतीय जो लोग हैं अनाज या जानवरों के बदले वो मनी के रूप में यूज़ करते थे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी इंक्लूडिंग द करेंसी पेपर नोट्स एंड द कॉइन। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया इशू द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो है रिजर्व बैंक वो करेंसी नोट है वो छापती है किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम था वो उसके बाद है मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी। कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी कौन कौन से हैं? मॉडर्न फॉर्म्स में है डिपॉजिट विद द बैंक, पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश इन द बैंक। जो अतिरिक्त पैसा यानी लोगों के खर्चे के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा जो है लोग क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करते हैं, है ना। और दूसरा है करेंसी, इट इज़ द ऑथराइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पेपर नोट्स एंड द कॉइन्स। अब उसके क्या होता है कि जब पैसा बैंक में जमा हो गया, कैन बी विड्रॉन डिमांड डिपॉजिट। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम डिमांड डिपॉजिट के द्वारा उसको वापस ले सकते हैं। यानी जो पैसा हमने बचत किया है, जो पैसा हमने जोड़ा है, उसको कभी भी वी कैन विड्रॉन
वैन डिमांड डिपॉजिट्स में से हम कभी भी ले सकते हैं जब भी हमें आवश्यकता होती है। और कैन बी यूज फॉर द पेमेंट, ट्रांसफ़र, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा। यानी हम उस पैसे को क्या कर सकते हैं, एक जगह से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जो हमारे पास पैसा जमा है उसके द्वारा हम चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से या मनी ऑर्डर के द्वारा एक दूसरे को दे सकते हैं। और उसके बाद आता है बैंक के क्या काम हैं, यानी जो है बैंक्स हैं वो किस तरीके से जो है इसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, और बैंकों का जो मेन है वो काम क्या है, किस तरीके से जो बैंक है। तो बैंक का जो काम है वो पैसे डिपॉजिट करना। सबसे पहला काम तो क्या है कि जो भी लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको वो लोग डिपॉजिट कर लेते हैं अपने पास, है ना। और उस डिपॉजिट पैसे से क्या करते हैं, वो लोगों को क्या किया जाता है, लोन वगैरह देते हैं। ये धीरे धीरे सभी की छोटी छोटी बचतों से क्या हो जाता है, एक बड़ी मनी है वो जमा हो जाती है, और उसको जो है बैंक्स क्या करते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और छोटे किसी भी काम के लिए, तो वो बैंक द्वारा उन लोगों को लोन दिया जाता है। तो ये सारा जो काम है वो बैंकों का होता है। और रिज़र्व बैंक जो है हमारे जो बैंकिंग सिस्टम का जो हेड है, द रिज़र्व बैंक ऑफ द इंडिया इज ओनली द लीगल अथॉरिटी दैट कैन इशू करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी केवल रिज़र्व बैंक के पास ये अधिकार दिया गया है कि वो नोट छाप सकते हैं और कॉइन छाप सकता है ना। और वो भी किसके आधार पर, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉराइज़ किया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ये अधिकार दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिज़र्व बैंक को ये अधिकार दिया है और गारंटी दी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं बैंकिंग के। ये सारी चीज़ें हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।